हिजाब का विवाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री मार चुका है। कल दूसरे चरण की वोटिंग यहां पर है। उससे पहले हिजाब के मुद्दे पर राजनीतिक संग्राम काफी तेज हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर एक बार फिर से अपना एक वीडियो ट्वीट किया तो विरोधियों ने सवाल उठा दिए। क्या हिजाब विवाद का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखेगा? उत्तर प्रदेश में चुनावों पर, वोटों पर इसका असर पड़ेगा? ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता देखेंगे। अगर धार्मिक मुद्दों को कोई चुनावी मुद्दा बनाता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने पाप पर चादर डालने की कोशिश कर रही है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये हसद उनकी पूरी होने वाली नहीं है। देश में जो सियासी फसाद कर्नाटक की जमीन पर शुरू हुआ वो अब यूपी के सियासी अखाड़े का मुद्दा बन चुका है। यूपी में हिजाब के मुद्दे से वार हो रहा है। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। यूपी में हिजाब के मुद्दे को लेकर पलटवार हो रहा है। आप तालिबान की मंशा पालने वाले अपनी गर्मी अगर शांत नहीं करते हैं तो 10 मार्च के बाद अपने आप ही शांत हो जाएगा। हिजाब विवाद की धमक यूपी की सियासत में दिख रही है। खुलकर इसकी पैरोकारी करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अपना एक वीडियो जारी कर ऐलान कर दिया है कि देश में एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का ये बयान यूपी के सियासी समर के लिहाज से काफी अहम है। ओवैसी विरोधियों को हिजाब का मतलब समझाने में जुटे हैं। अभी एक दिन पहले भी उन्होंने संभल में दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन हिजाब विवाद को लेकर विरोधियों को चेताया। सुनो समाजवादी पार्टी के चाहने वालों, सुनो बसपा और कांग्रेस के चाहने वालों, बोल दो अगर तुम आज निकाब और हिजाब के मसले पर नहीं बोल रहे हो, जो भारत के संविधान के खिलाफ बीजेपी की सरकार ने इक़दाम उठाया, तो याद रख लो हमारी बात को बीजेपी वालों, समाजवादी वालों, सुबह कयामत तक मेरी बेटी हिजाब और निकाब करेगी, तुम नहीं रोक सकोगे, नहीं रोक सकोगे। हिजाब विवाद अभी कोर्ट में है, जिरह जारी है, लेकिन उस पर सियासत भारी है। यूपी के चुनावी नजरिए से हिजाब विवाद को भी ठीक से समझ लीजिए। पहले दौर में पश्चिमी यूपी की 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। दूसरे दौर में 55 सीटों पर सोमवार को मतदान होंगे। उन 55 सीटों में से 25 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन 55 सीटों में से 11 पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई थी। तो क्या हिजाब विवाद को तूल देकर मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है? और मुख्यमंत्री जो बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तुम्हारे आंखों पर हिजाब पड़ चुका है। अखिलेश की आंखों पर हिजाब पड़ चुका है, क्योंकि अखिलेश ये समझता है कि संभल और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, गरीब, कमजोर, अति पिछड़ा सब उसके कैदी हैं, मजबूरी में उसका साथ देंगे, मोदी योगी से डर कर उसको वोट देंगे। मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अल्लाह से डरो, किसी इंसान से मत डरो, खालिक से डरो, मखलूक से मत डरो। दूसरे दौर में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां समाजवादी पार्टी
बीएसपी और कांग्रेस ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम कार्ड वाला सियासी दांव चला है। हिजाब को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि इसके जरिए से इलेक्शन को असरअंदाज किया जाए और इलेक्शन को कहीं न कहीं वोटों का पोलराइजेशन किया जाए। हिजाब कांड को लेकर ओवैसी के बयानों पर बीजेपी का गुस्सा फूटा है। पार्टी ने ओवैसी के बयान को दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच का बताया है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये हसरत उनकी पूरी होने वाली नहीं है। देश में ये अखंड भारत है। अब उनकी वो हसरत पूरी नहीं होगी जो उनके पूर्वजों ने कभी किया था, खंड खंड भारत करके। अब वो हसरत पूरी होने वाली नहीं है। यहाँ नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी ओवैसी पर हमला बोला है। आरोप लगाया है कि वे हिजाब के नाम पर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। अगर धार्मिक मुद्दों को कोई चुनावी मुद्दा बनाता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने पाप पर चादर डालने की कोशिश कर रही है और सरकार भी अपनी विफलता से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछालती है। भारत की जनता किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को और दूसरे दल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की बात को भी समझती है, चालाकियां भी समझती है और साजिशें भी समझती है। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं, इसलिए आप चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। अभी यूपी में 6 चरणों का चुनाव बाकी है, लिहाजा हिजाब विवाद और ऐसे तमाम मुद्दों पर राजनीति अभी और तेज होने की उम्मीद है। छोड़ दीजिए सर। जो आपने कहा जो प्रधानमंत्री सर हिजाब वाला नहीं सर, नहीं दूंगा जवाब। जाना है सर, प्लीज सर। बाबूजी बैठिए सर, प्लीज बाबूजी आप बैठिए। सर, प्रधानमंत्री के बारे में आप बोला कि हिजाब वाला सर किस तरीके से महिला आप बोल दिए सुन देख लीजिए। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब चुनाव में बीजेपी जबरदस्त प्रचार कर रही है। अमित शाह आपसे कुछ देर पहले पटियाला में थे, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। 120 करोड़ की लागत से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अभी ढींडसा साहब ने बताया, वीर बलिदानी साहिबजादों के त्याग, समर्पण और वीरता को याद रखते हुए मोदी जी ने विश्व भर के बच्चों को, विश्व भर के बालकों को साहिबजादों की वीरता की, बलिदान की भावना से प्रेरणा मिले, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सरकार ने अमृतसर में दरबार साहिब के लिए एफसीआरए की परमिशन 70 सालों से नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने दरबार साहिब को एफसीआरए की परमिशन देकर दुनिया भर के सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को दरबार साहिब की सेवा करने का मौका दिया। लंगर को जीएसटी से मुक्त किया। जलियांवाला बाग में सिख और हिंदू शहीदों के स्मारक को पुनर्जीवित कर दशम पिता को पूरे दुनिया के अंदर उनका। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घमासान में कल दूसरे चरण का दंगल है। ताल ठोककर बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। सोमवार को 9 जिलों में 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यूपी के दूसरे चरण में किसका जोर? 55 सीटों पर कौन जीतेगा दंगल? क्या होने जा रहा है? बीजेपी बनाएगी रिकॉर्ड या होगा खतरा? यूपी के दूसरे चरण के मतदान का काउंटडाउन जारी है। चंद घंटे बाकी हैं, जब 9 जिलों में मतदाता वोट डालेंगे और अपना नुमाइंदा चुनेंगे। सियासी अखाड़े में सोमवार को जिन 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होना है, उनमें बरेली है, जहां 9 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। बिजनौर में 8 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सहारनपुर में 7 सीटों पर मतदान होगा। मुरादाबाद, बदायूं और शाहजहांपुर में
6 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि रामपुर में 5 और संभल अमरोहा की 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहला फेज जाटलैंड में था तो दूसरा फेज भी काफी अहम है। जिन 9 जिलों में वोटिंग होने जा रही है उनमें कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट काफी अहम है। उन्हीं में शामिल है रामपुर, जहां समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद आजम खान को टिकट दिया है, तो रामपुर की स्वार सीट से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरे दौर में हाई प्रोफाइल मुकाबला शाहजहांपुर में भी है, जहां मंत्री सुरेश खन्ना बीजेपी उम्मीदवार हैं। बहेड़ी से राजस्व मंत्री छत्रपाल सिंह चुनाव मैदान में हैं। यूपी के शहरी विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता बदायूं से उम्मीदवार हैं। दूसरा चरण बीजेपी के नजरिए से काफी अहम है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी 55 में से 38 सीटें जीती थी, वहीं समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। अब इस बार सबके अपने अपने दावे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष का धुआंधार प्रचार चल रहा है, दावेदारी भी उतनी ही पुख्ता है। सुनने में आ रहा है कि इस बार किसानों ने और नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी कर दी है। अगर पहले चरण में ये हाल है तो बताओ दूसरे चरण में क्या होगा। और बड़े बड़े दंगाई जो बनते थे 5 वर्षों तक कैसे बिलों के अंदर छुपे हुए थे, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले चरण में हर व्यक्ति कहता है, विपक्ष के चेहरे मुरझा गए हैं और हर व्यक्ति कहता है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 की तर्ज पर 325 सीटें प्राप्त करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। किसके दावे पर यूपी को भरोसा है, कौन बाजी मारेगा और कौन चुनाव हारेगा, 7 चरणों के मतदान के बाद 10 मार्च तक फैसले के लिए इंतजार करना होगा। वहां से पहले चरण की लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।